हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने मेरिस्टेम के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो दो प्रकार के ऊतक बेसिकली प्लांट्स ग्रुप में पाए जाते हैं। एक तो है मेरिस्टेम जो लगातार विभाजन करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन से लेयर, कौन कौन से भाग उनसे बनते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जिसे हम स्थायी ऊतक भी कहते हैं। स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। तो ये भी बेसिकली हमने जब डिवाइडेशन किया था इसका क्लासिफिकेशन ऊतकों का, तो उसमें हमने उसको दो भागों में बांटा था। एक तो थे सिंपल टिश्यू, सिंपल, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, जटिल टिश्यू। तो सिंपल को भी मैंने फिर तीन भागों में डिवाइड किया था। इसमें पेरेन्काइमा मेरुदूतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोणोतक और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोतक। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसको भी फिर फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज जाइलम, नंबर सेकंड इज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इज आल्सो क्लासिफाइड या आल्सो डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने केवल मेरिस्टेम या विभाज्योतक के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यू की। अब पहले तो हम एक जानकारी ले लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, स्थायी ऊतक क्या है। तो देखो, इसमें बात यह है कि सबसे पहले तो ये लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ डिवाइडेशन, यानी कि ये विभाजित होने की जो क्षमता होती है उसे खो देते हैं। इनके अंदर विभाजित होने की क्षमता नहीं रहती। तो विभाज्योतक जो सेल्स हैं वो बार बार विभाजित होती है, हमने आपको बता दिया था। तो स्थायी ऊतक में विभाजित होने की क्षमता नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं कि एक बार एक कोई लीफ है, इस तरह से कोई लीफ है, अगर ये लीफ एक बार अपना उचित आकार ले लेती है तो फिर उसके बाद ये लीफ दोबारा या अपने आकार में वृद्धि नहीं करती है। चाहे आप कोई सी ही लीफ देख लीजिए, पत्ती, चाहे वो नीम की हो, चाहे वो पत्ती किसी भी उसकी हो, अगर उसका आकार एक बार अपने निश्चित आकार तक चला जाता है तो उसके बाद उसमें वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब है कि अब वो सब स्थायी ऊतक बन चुका है। हाँ, तो प्रोमेरिस्टेम प्राक विभाज्योतक से बनता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राथमिक विभाज्योतक। और प्राथमिक विभाज्योतक में जब डिफरेंशिएशन होता है तब जाकर के स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कुल मिलाकर के बात है कि ये अब विभाजित होने की क्षमता नहीं रखती है, ऐसी सेल्स होती है। इनको दो भागों में बांटा गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो हम सिंपल की बात आज करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो सिंपल जो है, देखिए, परमानेंट सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू में भी हम आज बात करेंगे मेरुदूतक, या जिसे हम कहते हैं पेरेन्काइमा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि मेरुदूतक है, अर्थात ये कठोर तो बिल्कुल नहीं होगा, मृदु है। नाम से पता लग रहा है कि ये सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो सेल्स हैं वो सॉफ्ट होती है। अब सॉफ्ट कैसे होंगी? अगर इनमें किसी चीज का जमाव हो जाएगा तो फिर वो सॉफ्ट नहीं रहेगी, वो टाइट हो जाएगी।
इसलिए सीधी सी बात है कि इनकी भित्तियों पर कोई जमाव तो होता ही नहीं है। तो सबसे सिंपल सा इनका कैरेक्टर है कि इनकी जो वॉल्स हैं, सेल वॉल्स हैं, वो थिन होती हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई पदार्थ जमा नहीं होता है या किसी भी पदार्थ का डिपोजिशन नहीं होता है। दूसरी बात है कि हमने आपको बताया कि प्रोमेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम से ये सिंपल टिश्यू। तो ये पहली बात ये है कि ये प्राइमरी टाइप की होती है, प्राथमिक प्रकार की होती है, प्राइमरी टाइप की होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है, ये सेलुलोज जैसा कि सभी सेल्स में होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन से बनी होती है। ये सब चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी है कि सेल वॉल जो है वो पतली होती है तथा प्राथमिक प्रकार की होती है, तथा ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पैक्टिन से बनी होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन कोशिकाओं में जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ये तो हम पहले जान चुके हैं। अगर मान लो इस तरह से सेल्स हैं तो इन सेल्स के बीच में ये जो अवकाश दिख रहे हैं, ये अवकाश इंटरसेलुलर या अंतर कोशिकीय अवकाश होते हैं, ये पाए जाते हैं। अब ये सेल्स देखो सभी प्रकार के अंगों में, चाहे वो और रूट है, चाहे वो स्टेम है यानी कि सूट है, चाहे वो लीफ है, चाहे वो आपका वो सीड है, चाहे वो फ्लावर है, यानी कि प्लांट के हर पार्ट के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद देखो अगर सुनेंगे हम तो जाइलम मृदुतक, फिलोयम मृदुतक, यानी कि जाइलम के अंदर भी ये पाए जाते हैं और फिलोयम के अंदर भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद देखो मेड्यूला यानी कि जो पित्त होता है वो खुद मृदुतक होता है। उसके बाद मेडुलरी रेज या पित्त रेज, मज्जा रश्मियां भी खुद मृदुतक होती हैं, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद देखो जो कोटिलेडन्स होते हैं, बीज के जो कोटिलेडन्स हैं उनके अंदर भी मृदुतक पाया जाता है। उसके बाद जो मीजोफिल होता है पर्णमध्योतक, उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पादप के हर हिस्से के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर आप फलों के गूदे खा रहे हैं या गूदेदार कोई फल खा रहे हैं तो वहां भी आपको अगर वो आपको मुलायम नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल मृदुतक है। इसके अलावा देखो जो द्वितीयक वृद्धि होती है तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान भी ये जाइलम और फिलोयम के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली अगर देखा जाए तो पादप के हर हिस्से में हर अवस्था के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब बात इसकी कोशिकाएं, मृदुतक की कोशिकाएं बहुभुजी, गोलाकार, अंडाकार कैसी हो सकती हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि वे इनकी विशेष प्रकार की सेल होंगी। तो इसमें अगर उत्पत्ति जो है वो प्रो प्रकार की है कि बज्योतक से ही होती है, सीधी सी बात है। उत्पत्ति जैसे वलकुट है, मान लीजिए वलकुट है, कॉर्टेक्स है या फिर मज्जा है, इसमें जो मृदुतक है उसका निर्माण होता है भरण विभज्योतक से, ग्राउंड मेरिस्टेम से, भरण विभज्योतक से। और संवहन कूलों में जो बनता है मृदुतक, संवहन कूलों के वस्कुलर बंडल से जो बनता है जाइलम फिलोयम के अंदर, वो बनता है प्रोकैम्बियम से। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बनता है भरण विभज्योतक से, और संवहन कूलों के अंदर जो बनता है वो बनता है प्रोकैम्बियम से। और जो
जैसे वो जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, छाल। कभी कभी हम ये मान के चलते हैं बाहर की साइड में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, तब समझ में आएगा। अभी हम उसका नाम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे, छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। कैम्बियम हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कॉर्क कैम्बियम आ जाएगी, कागेरा, तो फिर यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जब हम कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे तभी हम डिटेल से पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं मर्दूतक की, यानी कि पैरेन्काइमा की। उसके बाद टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कितने प्रकार का होता है? तो टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा, टाइप्स ऑफ पैरेन्काइमा। देखो अगर हम देखें तो ज्यादातर काम जो है मर्दूतक सेल्स का ही होता है या मर्दूतक का ही होता है। तो इसमें पहला है ए टाइप, वो है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, इसको हम कहते हैं हरित मर्दूतक। हरित मर्दूतक, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही वर्ड आपको याद होने चाहिए। हरित मर्दूतक, क्लोरो, जहां भी क्लोरो शब्द आता है इसका मतलब है कि वो आप बात कर रहे हैं ग्रीन, ठीक है, हरे रंग की। तो क्लोरेन्काइमा सीधी सी बात है कि ऐसा मर्दूतक जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसा मर्दूतक जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो जो क्लोरोफिल है ना, ये सीधी सी बात है, आपको पता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम आता है। तो फोटोसिंथेसिस करने का काम यहाँ पर ये मर्दूतक करता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब ये क्लोरेन्काइमा है, ये ज्यादातर सभी पादपों के अंदर पाए जाते हैं। और खासकर अगर आपने देखा हो तो जो कैपेरिस केयर है या बोगेनविलिया, इनके जो तने होते हैं वो मोस्टली ग्रीन ही होते हैं। तो उनमें इस प्रकार के मर्दूतक प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दूसरा है एरेन्काइमा, वायुतक बी। एरेन्काइमा, एरेन मतलब एयर से बना है, तो ये एरेन्काइमा है। सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर एयर कैविटीज होंगी, यानी कि ये ऐसा ऊतक होता है जिसमें कोशिकाओं के बीच में एयर यानी कि वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, एयर चैम्बर्स या चैम्बर्स इनको कहते हैं, पाए जाते हैं। अब इनका काम है कि ये पौधे को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, बायोन्सी, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। ये पौधे को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर जो जलीय प्लांट्स हैं, एग्जांपल के लिए टाइफा के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, टाइफा। उसके बाद सी, तीसरा नंबर है स्टेलेट, ताराकार, स्टेलेट पैरेन्काइमा, ताराकार पैरेन्काइमा। तो ये ताराकार पैरेन्काइमा जो होता है, इसमें जो सेल्स की आकृति है वो लोब्ड होती है, यानी कि ये पालियों में डिवाइड होती है, जिससे वो तारे के समान, स्टार के समान नजर आती है। तो इस प्रकार का जो ऊतक है वो आपको देखने को मिलेगा। एक केली एक प्लांट है या फिर एक प्लांट जंकस प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हमारी दीर्घ मर्दूतक, प्रोसेनकाइमा, दीर्घ मर्दूतक, प्रोसेनकाइमा। तो दीर्घ मर्दूतक जो है वो आपको द्वितीयक जाइलम या द्वितीय वृद्धि के दौरान जो पहली साइकिल है उसके अंदर कुछ सेल्स लंबी होती है, इनकी दीर्घ होती है, अन्य सेल्स से दीर्घ होती है। तो वो आपको वहां पर देखने को मिलता है। द्वितीय वृद्धि के दौरान जो परिरंभ है
परिरंभ है, उस परिरंभ में कुछ सेल्स अन्य कोशिकाओं से बड़ी होती हैं या आकार में अलग होती हैं, तो उन सेल्स को हम कहते हैं यहाँ पर दीर्घ ऊतक या दीर्घ मृदुतक। और एक है वही इडियोब्लास्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम विचित्र कोशिका कहते हैं हिंदी में, इडियोब्लास्ट। अब ये कोशिका क्या है? एक्चुअली ये कोशिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रह करती है, संचय करती है, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल, रेपिड्स ऑयल, स्टार्च, मतलब कुछ जैसे स्टार्च वगैरह का संग्रह, कुछ तो अलग तरीके से। तो ये इडियोब्लास्ट होती है, इनको हम विचित्र कोशिकाएं कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज इडियोब्लास्ट। और एक जो होती है वो है श्लेष्म मृदुतक, म्यूसिलेज। ये देखो आप लिख सकते हैं श्लेष्म मृदुतक, अगर चार्ट में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। देखो ये ऐसी सेल्स होती हैं जो श्लेष्मा का स्रावन करती हैं। तो श्लेष्मा सबके अंदर नहीं पाया जाता है, प्रत्येक प्लांट के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ पादपों में जिनमें श्लेष्मा पाया जाता है वहां पर ये श्लेष्मा का स्रावन करती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं श्लेष्म मृदुतक। तो ये था अभी 5-6 टाइप का, क्लोरेनकाइमा, एरिनकाइमा, वायुतक, क्लोरेनकाइमा हल्क मृदुतक, स्टेलेट ताराकार मृदुतक, प्रोसेनकाइमा दीर्घ मृदुतक, इडियोब्लास्ट विचित्र कोशिकाएं एंड श्लेष्म मृदुतक। अब इसके काम क्या है? जो 6 प्रकार की जो सेल्स हैं यही इनके काम है। तो पहला काम तो है कि ये कोशिकाएं स्फीत अवस्था में, स्फीर टर्गिड अवस्था में ये कोशिकाएं पौधे की आकृति या आकार को बनाए रखती हैं। पहला काम तो ये है, स्फीत अवस्था में ये कोशिकाएं पौधे की आकार या आकृति को बनाए रखती हैं, क्योंकि इन कोशिकाओं में जल का संचय होता है और संचय के कारण कोशिकाएं फूल जाती हैं। और जब कोशिकाएं फूल जाती है तो पौधे के अंदर जल की उपस्थिति होने से कोशिका स्फीत हो जाती है। स्फीत होता फूलना, और जब स्फीत हो जाती है फिर वो कोशिका जो अंग है पादप के, वो अंग सब तन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब पानी की कमी हो जाती है तो फिर पत्तियां या पौधा मुरझा जाता है, और जब फिर दोबारा से पानी आ जाता है तो फिर वो पौधा वापस से उसी तरह से खड़ा हो जाता है। तो मुरझाने को और फिर वापस से उसी स्थिति में आने को हम अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे ही पौधा मुरझाएगा हम समझ जाएंगे इसमें पानी की कमी है। ठीक, ये कुछ लक्षण है। दूसरा भाई, आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि आवश्यकता क्या, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इनमें यानी कि जो वायु तक होता है, वायु भरी होती है, और वायु भरी होने के कारण ये पौधे को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, जिससे पौधे हल्के हो जाते हैं और जल की सतह पर तैरने लगते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए आप हाइड्रिला का ले सकते हैं। हाइड्रिला, वहां पर मैंने आपको टाइफा लिखा है, तो यहाँ पर आप हाइड्रिला का ले सकते हैं। ठीक है। एरिनकाइमा, इसके वायु प्रकोष्ठ होते हैं, उन वायु प्रकोष्ठों में वायु भरी होती है, जिसके कारण ये पौधे को उत्प्लावकता प्रदान करते हैं और पौधे जल की सतह पर तैरने लगते हैं। उसके बाद देखो ये इडियोब्लास्ट, ये संचय करती है, श्लेष्म मृदुतक ये कुछ पदार्थों का स्रावन करती है। उसके बाद एक मुख्य चीज है भाई कि आवश्यकता पड़ने पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कि आवश्यकता पड़ने पर ये मृदुतक सेल्स पैरेन्काइमा कन्वर्टेड टू मेरिस्टेम एंड देन डिफरेंशिएट। ये मैंने बताया था आपको कि प्रो मेरिस्टेम, देन प्राइमरी मेरिस्टेम, देन प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राथमिक स्थायी ऊतक। तो प्राथमिक स्थायी ऊतक यहां पर है पैरेन्काइमा, एंड देन अगर आवश्यकता पड़ी तो ये पैरेन्काइमा कन्वर्टेड टू मेरिस्टेम, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, देन डिफरेंशिएशन, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो फिर इसके बाद जो बनाएगा वो सब होंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू या द्वितीयक स्थायी ऊतक। तो कुल मिलाकर बात यह कहने की कि आवश्यकता पड़ने पर
ये मृदुतक विभज्योतक में बदल जाता है और फिर ये द्वितीयक विभज्योतक बनाता है। तो ये था विभज्योतक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्थूल कोणोतक। तब तक के लिए आप देखते रहिए वही पुरानी बात। अगर किसी ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।